हिंदू विश्वविद्यालय से सतसुंदरलाल चिकित्सालय के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएचयू में जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। पेड़ों की कटाई ले लीजिए या फिर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार पांव पसारता जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के कार्यालय में नियुक्तियों में काफी ज्यादा अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इन अनियमितताओं ने न केवल यूजीसी के मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है, बल्कि जातिगत भेदभाव और पक्षपात की एक व्यवस्थित प्रणाली को भी उजागर किया है। अभी तो पहले इस पर असली चीजें हैं कि नियुक्तियों में अभी नियुक्तियों के भ्रष्टाचार किस तरह से किया है। अभी तक ये कोर्ट में निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये कागज नहीं थे कोर्ट के पास। ये कागज इसलिए आम लोगों को मैं अवेलेबल करवा रहा हूं ताकि ये न्यायालय की शरण में जाए और वहां बताएं कि किस तरह से ये नियुक्तियां अवैध है, क्यों अवैध है और किस तरह की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए। आपने राष्ट्रपति को दिया है कि राष्ट्रपति तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे? नहीं, मैं राष्ट्रपति जी को पत्र लिख चुका हूँ। अच्छा जी, अब आगे का क्या असर होगा आपको बताया? आगे क्या, अगर राष्ट्रपति महोदया कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो एफआईआर दर्ज करेंगे। उस पर भी नहीं हुआ तो फिर आगे की सोचेंगे क्या करना है। बता रहे कि नहीं, चोरों की जांच नहीं हो रही है, चौकीदार की जांच हो रही है। चौकीदार सही है कि नहीं है, चौकीदार ने चोरी क्यों नहीं होने दिया, कितना मजेदार है ये। चोरों की जांच नहीं हो रही है। चोरों मतलब बीसी, चोरों मतलब के गुप्ता, चोरों मतलब धर्मेंद्र जैन, चोरों मतलब एसबीएस राजू, ऐसे लोगों की जांच नहीं हो रही है। जांच किसकी हो रही है? चौकीदार की, जो इनके भ्रष्टाचार को नहीं होने दे रहा है। कार्रवाई किस पे हो रही है? डॉक्टर ओम शंकर पे। हटाया किसको जा रहा है? डॉक्टर ओम शंकर। आज तक इस भ्रष्टाचारी को कहा हटाने के लिए तो इन पर ना तो कोई जांच कमेटी गठित हुई, एक भी भ्रष्टाचारी के विरुद्ध ना तो इन्होंने कोई जांच कमेटी गठित की, ना ही उनके विरुद्ध कोई एक्शन लिया, जबकि कमेटियां पहले ही इनको भ्रष्टाचारी साबित कर चुकी है। हुआ कि डिपार्टमेंट जहां से उन्होंने पहला एंट्रेंस पास किया, एमबीबीएस में बीएचयू में घुसा, फिर एमडी का एंट्रेंस देके एमडी किया, फिर उसके बाद डीएम का एंट्रेंस देके डीएम पास किया, फिर वाइवा देकर डीएम की परीक्षा पास की, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैंडिडेट होते हैं सारे लेवलों पर। एमबीबीएस लेवल पे भी पास करने के लिए अंदर के भी टीचर्स होते हैं, बाहर के भी एक्सटर्नल आते हैं। एमडी के पास करने के लिए भी अंदर के टीचर होते हैं, बाहर के टीचर होते हैं, और डीएम के पास करने के लिए भी वो अंदर और बाहर के टीचर होते हैं। इस सभी टीचरों के ऊपर जिन्होंने उनको तीनों बार पास किया, सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और उसके बदला इस डिपार्टमेंट को नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो रिकॉग्निशन प्रदान करती है। तो आपने नेशनल मेडिकल काउंसिल के ऊपर भी सवाल उठा दिया, क्योंकि उन्होंने इनकी डिग्री को वैध माना है और यहाँ से पढ़ लिख के उन्होंने यहीं से डिग्री ली है। अगर वो नॉट फॉर सुटेबल है तो क्या अमेरिका से आने वाले कैंडिडेट सुटेबल होंगे? कौन घूस देंगे वो सुटेबल होंगे? आपके सुटेबल होने का क्राइटेरिया क्या है? भ्रष्टाचार जो आपको पैसे पहुंचाए, या जो जिसके पास मेरिट हो? कौन सुटेबल है? जिसको इतने लोगों ने जज किया, जिसको हम सब ने, पूरे सिस्टम ने यहीं से पास किया, वो कैंडिडेट अपने इंस्टीट्यूट में अगर सुटेबल नहीं है तो कहां सुटेबल है वो? और आपने जब देखा कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका ये भ्रष्टाचार नॉट फॉर सुटेबल वाला नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए आपने क्या की? एक हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, मुझे आपने मेरी अपॉइंटमेंट ऑर्डिनेंस 11(1) के हिसाब से 3 सालों के लिए हुआ था। आपने कहा, इसी रूम में प्रेजेंट था, आप लोग सब इसके गवाह हैं, लगातार मरीज देख रहा था, 21 दिन तक नहीं खाना पीने के बाद भी 24 घंटे जो भी मरीज आता था सबको देखता था, इसी ऑफिस में काम करता था, रोज अटेंडेंस शीट साइन कर रहा था, और उसके बाद आपने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। जब अवेलेबल नहीं हुआ, आपने क्यों आरोप लगाया? क्योंकि नियुक्तियों के लिए स्क्रूटनी प्रोसेस चल रहा था और उसमें आपको भ्रष्टाचार करना था, और आपका वो भ्रष्टाचार में चलने नहीं देता, तो आपने सबसे पहले कांटे को निकाल दिया अपने रास्ते। आप परमानेंट नियुक्तियां नहीं निकाल के ऐसे व्यक्ति को चार्ज देते हैं जिसको जब मन चाहे हटा दे, और आपका लगाम हमेशा घोड़े की आप अपने हाथ में रखते हैं कि तुमको रजिस्ट्रार बनना है तो मेरी सुनो और मेरे लिए उल्टे सीधे काम करो, जब कहूं कानून तोड़ो, जो कहूं वो करो। तो अपने यस मैन को
रजिस्ट्रार बनाते, यानी कि बीएचयू के इंस्टीट्यूट और एक्ट को तोड़कर आपने भ्रष्टाचार की एक पूरी व्यापक रूपरेखा तैयार की, जिससे आसानी से आप भ्रष्टाचार कर पाए। उसके बाद दूसरी इमरजेंसी क्या थी? अस्पताल में, क्योंकि लोगों को इलाज करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन देखने वाला कौन होता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उनकी अपॉइंटमेंट इमरजेंसी थी। आपने एक भ्रष्टाचारी और अपराधी को, जिनके ऊपर ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार साबित हैं, साबित नहीं करना, यह आरोप नहीं है, ये साबित भ्रष्टाचारी है। क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे पढ़े लिखे लोग मर गए हैं? क्या कुलपति महोदय के अनुसार सिर्फ एक अपराधी और भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो ब्लड जैसे आदमी के दिए हुए ब्लड को भी बेचकर पैसे खाता हो, वैसा ही आदमी एक आदर्श है? क्या वही व्यक्ति एक मेडिकल सुप्रीम बन सकते हैं? और अगर वही बन सकते थे तो एडवर्टाइज करके बना दिए होते। तो पहचान थी जिसको आप मिटाना चाहते हैं, ईमानदारी यहाँ की पहचान थी जिसको आप मिटाना चाहते थे, शिक्षा और ज्ञान यहाँ का महत्व था जिसको आप मिटाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य यहाँ की पहचान थी जिसको आप मिटाना चाहते हैं। तो ये कैसे होने दूंगा मैं? अगर आज महामना होते तो मैं कहता हूँ डंडा लेके इसको भगा दिए होते, डंडा लेके, मैं कह रहा हूँ डंडा लेके दौड़ा दिए होते इनको। इन्होंने जितने कुकर्म किए हैं बीएचयू में रहकर, 3 सालों में इन्होंने एक भी कानून को नहीं माना, लगातार नियुक्तियां की इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके। देखिए इमरजेंसी पावर क्या कहते हैं? कोई भी इमरजेंसी, हमारे बीएचयू में भी, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में भी इमरजेंसी होती है, एक नियमित मरीज देखने का जरिया होता है। इमरजेंसी वो होता है जहां जीवन को खतरा है कुछ मिनटों कुछ घंटों में है। इमरजेंसी थी जो आपने नहीं की। तीसरी इमरजेंसी कहाँ थी? सबसे इंपॉर्टेंट विभाग जो सबसे बड़ी इमरजेंसी देखती है वो हृदय विभाग है, जहां लोगों की जानें मिनटों और सेकंडों में जाती है। उस डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसियां एडवर्टाइज हुई और 4 में से 3 वैकेंसी को आपने नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। 4 में से 3 वैकेंसी को, 75% सीट को आपने नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब जो सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट है वहां पर आपको कोई भी उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला, ऐसा आपको कहना है, जबकि यहीं से पास किए हुए कैंडिडेट वहां अप्लाई कर रहे थे, एप्लीकेंट थे, मौजूद थे, और उस कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट नहीं किया। पोस्ट मेकिंग देम पर्सनल टू द incumbent should invariably be placed before the statutory authorities orderly empowered to take decisions in such cases। और अंतिम में कहता है emergency power should not be exercised by the vice chancellor in such cases। ये कहता है, और ये वो नहीं मिनिस्ट्री एमएचआरडी नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। विजिटर पॉइंट नंबर 4 पढ़िए, ये पॉइंट नंबर 4 को आप फोकस करिए। उसमें कहा हुआ है